हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पेपर्स एकेडमी में बहुत ही स्वागत है। मैं रवि प्रकाश गुप्ता। हिस्ट्री आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये हम बता दें कि हिस्ट्री का नाम आते ही लोगों के मन में बड़ा ही बेचैनी हो उठती है, एक अनईजी की फीलिंग आती है। तो मैं बताऊंगा आपको, हिस्ट्री अगर आप मन लगा के पढ़ें और हिस्ट्री का थोड़ा सा आप डीप स्टडी करने का मतलब ये है कि मन लगा करके थोड़ा सा स्टडी करें तो आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक हिस्टोरियन ने ये बात कही है कि हिस्ट्री इज ए साइंस। हिस्ट्री क्या है? विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा, नाइदर लेस ना मोर। ये बात आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, शायद 11th की बुक में है, 11th एनसीईआरटी की बुक में है, और आप इसको पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा कि हिस्ट्री इज ए साइंस, नाइदर लेस ना मोर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ बहुत मतलब लोगों के मन में आता है ना कि बहुत रटना है, डेट को लेकर के परेशान हो जाते हैं, ठीक है, और फैक्ट को लेकर के परेशान हो जाते हैं, ठीक है। फिलहाल हिस्ट्री की बात जब भी आती है तो डेट को लेकर के लोगों में बड़ी बेचैनी होती है। लेकिन यह है कि हम आपको कुछ इस तरीके से बताएंगे, कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको अगर थोड़ा सा भी आपने मन लगाया तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, अब चूँकि इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है पेट के सिलेबस में हम आपको बता दें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है इंडियन हिस्ट्री में। तो देखिए, ये तो आप लोग जानते हैं, हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंसेंट, मिडिवल और मॉडर्न, मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ये तो सब हम लोग जानते हैं। लेकिन देखिए, इसका टाइम डिवीजन भी है। लेकिन अब ये कहिए कि कोई शार्प डिवीजन है, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर मोमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक थंब डिवीजन है, मतलब एक मोटा मोटा डिवीजन है जो प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास को अलग करती है। तो पहले सिलेबस को थोड़ा सा जो है चिंतन कर लें, उस पर फोकस कर लें, देखें क्या क्या है पेट के सिलेबस में। क्योंकि पहली बात ये याद रखना है कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। किस चीज़ की स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी दोनों चीज़ों की। पहली बात तो हमारी स्टडी का स्ट्रेटजी होना चाहिए। दूसरी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। हम एक दायरा तय करेंगे, मतलब सरकमफेरेंस एक बनाएंगे कि उसके बाहर हमको नहीं जाना है। क्योंकि देखिए, हमें क्या है, ये इसका नाम ही ऐसा है, कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने मान लीजिए कि 100 में से 50 क्वेश्चन कर लिए सही, तो आप 51 कर दो, बस इतना ही। ये नहीं कि आप 100 में 100 करके आइए तब आपका सिलेबस, तब आपका सिलेक्शन होगा और तब आप जो है बहुत बहादुर माने जाएंगे, नहीं। देखिए, इसीलिए स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, मतलब रणनीति तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ आप अपने जहन में गांठ बांध करके रख लीजिए। तो देखिए, पेट के सिलेबस पे थोड़ा सा अगर फोकस करें हम, तो देखिए एंसेंट हिस्ट्री में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब वह सभ्यताएं जो सिंधु घाटी के आसपास विकसित हुई। तो सिंधु घाटी का मतलब यानी सिंधु नदी है, नदी के आसपास ही घाटी होता है, घाटी तो अलग है नहीं। तो सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यताएं विकसित हुई उसके बारे में हमको पढ़ना कर रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय काल, टाइम ड्यूरेशन हमने बताया 2500 BC टू 1500 BC। देखिए, BC की बात हम करते हैं तो देखिए BC और AD, ईसा पूर्व, और ये दूसरा डेट आप पढ़ोगे AD, ठीक है। तो BC की बात जब होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कहा कि 325 BC, ठीक है। और मान लीजिए हमने कहा AD, यानी मान लीजिए हमने कहा 325 AD, तो हम क्या समझेंगे, मतलब डेट को कैसे हमारे मन में क्या आएगा कि यहाँ BC लिखा हुआ है, यहाँ AD लिखा हुआ है, और जो संख्या है, ईयर है, वर्ष है, वो तो सेम है, 325। तो देखिए, अगर हम पूछें कि इन दोनों में कितने साल का अंतर है, ठीक है, 325 BC और 325 AD में कितने साल का अंतर है, तो बहुत लोग उसमें ऑप्शन भी रहता है 0 वर्ष, मतलब 0 साल का कोई अंतर नहीं है। लेकिन नहीं, इसको आप जो है संख्या रेखा से समझिए, नंबर लाइन से। जैसे देखिए, संख्या रेखा आप पढ़े होंगे बचपन में, बीच में 0 रहता है, ठीक है, उसके दाईं ओर जाते हैं तो ये प्लस होता है,
यानी धनात्मक संख्याएं होती हैं, और इधर आते हैं तो माइनस यानी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप जब इधर जाएंगे तो ये AD होगा, और जब ये मतलब लेफ्ट साइड यानी बाएं आएंगे संख्या रेखा के तो ये BC हो जाएगा। BC का मतलब ईसा के जन्म के पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट। इसको एनोडामनी पढ़ते हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। ये जीरो समझ लीजिए, ये बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का जन्म ये इंडिकेट करता है, ये समझ लीजिए। तो इसका मतलब 325 का मतलब हुआ, अगर BC की बात करें तो मान लीजिए कि 325 BC यहाँ आया, ठीक है, और AD मान लीजिए कि 325 यहाँ पे आया। तो इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 0 से 325 ईयर्स ये हो गया, 0 से 325 साल इधर हो गया, और 0 से 325 साल बैक। ठीक है, तो यानी इसके और इसके बीच में कितने का अंतर हो, मान लीजिए कि ये है, ये B है, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हुआ, दोनों का सम कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया 650, यानी 650 वर्ष का दोनों के बीच में अंतर है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखेंगे। अब देखिए, हम आपको बता रहे थे कि IBC सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका ड्यूरेशन तो हमने बताई दी आपको, 2500 BC से 1500 BC। ठीक है, अब इससे संबंधित कम से कम 6-7 साइट्स हैं जिसको हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। कहने मतलब वो स्थल और किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि देखिए मेन तो इंडस ही है, मेन तो सिंधु ही है, सिंध के आसपास ही ये सारी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, ये सारे स्थल सिंध के आसपास ही हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सिंध की 5 सहायक नदियाँ हैं। हाँ, अब देखिए वैदिक पीरियड की शुरुआत कब से होती है, 1500 BC से, यानी 1500 BC से 1000 BC तक ये इसका काल होता है, वेदों का काल। इसमें हम चारों वेद पढ़ेंगे, उसमें उपवेद भी हैं, ठीक है, पुराण भी हैं, और महाकाव्य जैसे कि महाभारत और रामायण भी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर 3rd सेंचुरी मतलब 3वीं शताब्दी में मौर्य साम्राज्य आता है, मौर्य काल आता है, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हम अशोक को विशेष फोकस करेंगे, और अशोक और उससे संबंधित जो शिलालेख हैं, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब ये तो 3rd सेंचुरी BC हो गया। अब आइए गुप्त पीरियड ये 4वीं शताब्दी में स्टार्ट होता है। अब AD यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ BC खत्म हो गया, अब गुप्त पीरियड ये AD में आता है, यानी 4वीं शताब्दी में ये गुप्त साम्राज्य आता है। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य की शुरुआत श्रीगुप्त, घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आते हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं जिनको विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त, इनको हम लोग विशेष फोकस करेंगे। फिर बुद्धिज्म आता है, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म ये 6ठी शताब्दी से स्टार्ट होता है, महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक होते हैं, और महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी उसको हम लोग पढ़ेंगे, अष्टांगिक मार्ग पढ़ेंगे। ठीक है, उनके जो त्रिरत्न हैं वो सब पढ़ेंगे, और क्या नाम है, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन रेज होते हैं एग्जाम में, उन सब पर फोकस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर जैन धर्म, जो कि जिसके संस्थापक महावीर जैन थे। ठीक है, इनकी टीचिंग्स, इनकी शिक्षाएं, और जैन धर्म के कुछ मतलब साइट्स वगैरह, ऐसे बौद्ध धर्म के भी साइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैन धर्म के भी साइट्स पढ़ेंगे, और इनकी जो टीचिंग्स वगैरह हैं ये सब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री यानी जैनिज्म तक हमको पढ़ना है, जैन धर्म तक पढ़ना है बस। ठीक है, यानी समझ लीजिए कि एंशिएंट हिस्ट्री आपका जो है अप्रॉक्सीमेट, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट डिवीज़न तो नहीं है, लेकिन 712 AD यहाँ तक माना जाता है कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का जो विस्तार है, समय विस्तार है, ये 712 AD तक है। मतलब जब अरब सिंध पर आक्रमण करते हैं तब तक का ये रहता है। ठीक है, 712 AD। उसके बाद मेडिवल पे आएंगे। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में पेट के सिलेबस के हिसाब से हम लोग क्या पढ़ेंगे, राजपूत काल। ठीक है, राजपूत काल में जैसे कि चौहान वंश हो गया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हैं, जयचंद हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत में गजनी, घोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश,
इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सभी को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट शासक हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके द्वारा किए गए कामों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मुग़ल पीरियड आ जाता है। मुग़ल पीरियड का मतलब जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध होता है, तो उसके बाद जो है मुग़ल पीरियड आता है। यानी मुग़ल पीरियड में जो है सबसे शुरुआत कहाँ से करेंगे? बाबर से। बाबर ने ही मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी, ठीक है। और वैसे तो जानते हैं मुग़ल पीरियड में क्या है कि जो महान मुग़ल्स हैं, ग्रेटर मुग़ल्स, यानी औरंगजेब तक हम कहते हैं ग्रेटर मुग़ल्स, यानी महान मुग़ल्स। यहाँ तक हमको पढ़ना है, औरंगजेब तक। उसके बाद भी आते हैं बहादुर शाह जफ़र हैं। बहादुर शाह जफ़र से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में जब तक जो है क्या नाम है, बहादुर शाह, अंग्रेज उनको हटा नहीं देते हैं, क्या नाम उनका, बहादुर शाह जफ़र सेकंड। दो बहादुर शाह होते हैं, एक तो औरंगजेब के बाद जो आते हैं बहादुर शाह, और लास्ट में एक है बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। तो उतना नहीं, लेकिन ये है कि औरंगजेब तक हम लोगों को ठीक से पढ़ना है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में वैसे सिलेबस में जो पेट के सिलेबस में है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। यानी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और ये समझ लीजिए कि आपको 1857 नहीं, ऐसे समझिए कि जो है प्लासी के युद्ध से शुरुआत करेंगे। प्लासी के युद्ध से शुरुआत करके हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे? 1947 तक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा और 10-5 साल का ज़्यादा भी पढ़ लेंगे, क्योंकि जो है कभी कभी क्या होता है ना कि 60 और 65 यानी 1960-1965 तक मॉडर्न हिस्ट्री में इंक्लूड की हुई हैं, तो उसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस है पेट का, ठीक है। और बहुत डीप हम लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि देखिए मेन मुद्दा ये है एग्ज़ाम को क्रैक करना, इस चीज़ का हम विशेष फोकस रखेंगे। तो हम लोगों ने संक्षेप में जान लिया कि सिलेबस क्या है पेट का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। विस्तार का मतलब हुआ कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।